उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव चंद्रकोट अपने घने जंगलों और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग रात ढलने के बाद घरों में बंद हो जाते थे। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग यक्षिणी का वास कहते थे। गांव वालों का मानना था वहां एक यक्षिणी रहती है जो पुरुषों को रिझाकर उनकी आत्मा खा जाती है। अंकित एक 28 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट लोक कथाओं और रहस्यमयी जगहों पर रिसर्च करता था। उसने यक्षिणी की कहानी इंटरनेट पर पढ़ी और तय किया कि वह खुद इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव पहुंचने पर उसे ठहरने के लिए एक पुराना लेकिन मजबूत लकड़ी का घर मिला। वह घर गांव के बुजुर्ग पंडित रघुनाथ जी का था। रघुनाथ जी ने साफ शब्दों में कहा, बेटा, दिन में जितनी भी तस्वीरें लेना हो ले लो, रात को उस खंडहर की ओर मत जाना, वहां वो है यक्षिणी। अंकित मुस्कुराया, पंडित जी, ये 2025 है, इन चीजों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। रघुनाथ जी ने सिर्फ एक बात कही, अहंकार के पीछे अगर डर ना हो तो इंसान सच से नहीं टकराता, वो उसमें खो जाता है। अगली रात अंकित अपने कैमरे और टॉर्च के साथ खंडहर की ओर बढ़ा। रास्ता सन्नाटे से भरा था और जंगल की शाखाएं जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। खंडहर के दरवाजे पर जैसे ही उसने कदम रखा, एक मृदुल सी स्त्री हंसी की आवाज सुनाई दी। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, चेहरे पर चंद्रमा जैसी चमक और आंखें जैसे काली रात का गड्ढा। तुम्हारा इंतजार था, उसने धीमी आवाज में कहा। अंकित हक्का बक्का रह गया। आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? मैं वही हूं जिसकी कहानियां तुमने पढ़ी हैं, लेकिन मैं जैसी दिखती हूं वैसी नहीं हूं। तुम सच देखना चाहते हो? उसके शब्दों के साथ ही हवा सुलग उठी। उसकी सुंदरता अचानक एक भयावह छाया में बदल गई। आंखें सुर्ख हो गईं, मुंह से नाखून जैसे दांत निकले और आवाज में सर्प की सी फुफकार भर आई। मैं यक्षिणी हूं और अब तुम मेरे हो। अंकित ने जैसे तैसे खुद को खींचते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें भारी हो गईं। वह गिर पड़ा। यक्षिणी उसकी ओर बढ़ी। उसकी चाल अब हवा में थी, जमीन से ऊपर। उसने हाथ बढ़ाया और उसके माथे पर उंगलियां रखी। अभी दूर से घंटियों की आवाज आई। पंडित रघुनाथ मंत्र जपते हुए वहां पहुंच गए थे। यक्षिणी क्रोधित हो गई। उसकी चीख से पेड़ झुक गए और वह पीछे हट गई। रघुनाथ जी ने अंकित को उठाया और जल्दी से तांत्रिक सुरक्षा घेरे में ला खड़ा किया। मैंने कहा था ना, वहां मत जाना। अगले दिन अंकित ने रघुनाथ जी से यक्षिणी की असली कहानी सुनी। सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक सुंदरी थी, कुसुम। वह अपार सौंदर्य और ज्ञान की धनी थी, लेकिन समाज ने उसकी इच्छाओं का गला घोंट दिया। प्रेम में धोखा और समाज के अत्याचारों से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। उसी खंडहर में उसकी आत्मा शांत नहीं हो सकी और तांत्रिकों ने बताया कि वह यक्षिणी बन गई। एक ऐसी आत्मा जो पुरुषों को अपनी ओर खींचती है, उनके मोह में बांधती है और फिर उनकी ऊर्जा चूस लेती है। वह कभी पूरी तरह नहीं मरी और ना ही कभी पूरी तरह जीवित हुई। अंकित अब डर गया था, लेकिन कहानी अधूरी छोड़ना उसके स्वभाव में नहीं था। उसने तय किया कि वह यक्षिणी से फिर सामना करेगा, लेकिन इस बार तैयार होकर। उसने रघुनाथ जी की मदद से एक विशेष रक्षा कवच, मंत्र और एक पुराने तंत्र ग्रंथ की सहायता ली। रात के तीसरे पहर वह फिर खंडहर की ओर गया, जहां यक्षिणी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। फिर आ गए, इस बार तुम्हारी आत्मा मेरी होगी, उसने कहा। अंकित ने मंत्र का उच्चारण शुरू किया। यक्षिणी ने अपने रूप को विकृत किया, लेकिन जैसे ही कवच सक्रिय हुआ, उसके चारों ओर आग की तरह रक्षा दीवार बन गई। क्यों नहीं छोड़ देती तुम ये संसार? अंकित चिल्लाया। यक्षिणी कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं नहीं चाहती थी ये बनना, पर मुझे कभी मुक्ति नहीं मिली। क्या तुम दे सकते हो? अंकित ने मंत्रों का अंतिम पाठ पढ़ा, जिसमें एक यक्षिणी को मोक्ष देने की शक्ति थी। भयानक चीख के साथ वह आग की लपटों में घिरी और फिर धीरे धीरे भस्म हो गई। उसकी आत्मा एक सुनहरी रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। खंडहर अब शांत था। गांव वालों ने पहली बार 100 सालों में चैन की सांस ली। यक्षिणी अब नहीं थी, लेकिन अंकित के कैमरे में एक अंतिम तस्वीर कैद हुई थी। एक सुंदर स्त्री हल्की मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखती हुई। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन एक कोना आज भी कहता है,
हर यक्षिणी मुक्त नहीं होती, कुछ अब भी इंतजार करती हैं। भारत के उत्तरी पहाड़ों में छुपा हुआ था पुराना गांव नारायणपुर। ये गांव देखने में सुंदर था, लेकिन उस पर एक प्राचीन श्राप की छाया थी। गांव के पास ही था घना जंगल, चंद्रकुंड वन, जहां धूप भी पूरी तरह नहीं पहुंचती थी। लोग कहते थे कि वर्षों पहले यह जंगल एक देव स्थल था। वहां एक यक्षिणी की मूर्ति स्थापित थी, जिसे लोग सुंदरी देवी कहते थे। लेकिन वो मूर्ति रात में जीवित हो जाती थी। कहा जाता है कि वह कभी एक देवता की सेविका थी, लेकिन विश्वासघात और लोभ के कारण उसे शापित कर दिया गया। अब वह एक भूखी आत्मा बन चुकी थी, जो हर उस इंसान की आत्मा को खींच लेती थी जो बिना अनुमति के उस जंगल में प्रवेश करता। रमेश, एक शहर का युवक, दिल्ली से रिसर्च के लिए नारायणपुर आया था। उसे लोक कथाएं लिखने का शौक था। गांव के लोगों से उसे जंगल की कहानी सुनने को मिली, लेकिन उसने इन बातों को महज अफवाहें समझा। उसने ठान लिया वह खुद जंगल जाकर सच्चाई पता करेगा। गांव के पंडित ने उसे बहुत समझाया, बेटा, जंगल जिंदा है, वहां सिर्फ पेड़ नहीं, प्राचीन आत्माएं रहती हैं। रमेश हंस पड़ा और बोला, पंडित जी, डर आपको लगता है, मुझे नहीं। उस रात पूर्णिमा थी। रमेश ने अपना कैमरा उठाया और चुपचाप जंगल की ओर बढ़ गया। शुरू में सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ ही देर में हवा एकदम से थम गई। पेड़ अपने आप हिलने लगे और एक मधुर हंसी गूंजने लगी, जैसे कोई औरत दूर से बुला रही हो। रमेश ने देखा एक औरत सफेद साड़ी में, जिसके पैर जमीन से 6 इंच ऊपर थे। यक्षिणी। उसके बाल लंबे थे, आंखें नीली, लेकिन उनमें कोई इंसानियत नहीं थी। उसकी आवाज रमेश के कानों में गूंज रही थी, मुझे देखने आए हो, कभी वापस नहीं जा सकोगे। रमेश भागने लगा, लेकिन पेड़ उसके रास्ते में आ गए। उसके कैमरे से रोशनी निकली और एक छोटी सी मूर्ति चमक उठी। भी एक जोरदार चीख जंगल में गूंजी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव के लोग जंगल के किनारे पहुंचे। वहां मिला सिर्फ एक टूटा हुआ कैमरा, जली हुई तस्वीरें और एक चांदी की पायल। रमेश का कोई नामो निशान नहीं था। पंडित जी बोले, एक और आत्मा उस जंगल की भेंट चढ़ गई। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात उस जंगल से एक नई आवाज आती है, रमेश की। वो मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई नहीं जाता, और जो जाता है अभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं अब यक्षिणी और भी शक्तिशाली हो गई है। रमेश की आत्मा से उसे और ताकत मिल गई है। अब वो देवी नहीं, एक राक्षसी बन चुकी है, जो इंसानों को बुलाती है, अपनी हंसी से मोहित करती है और उनकी आत्मा को चूस लेती है। अंत में एक सवाल रह जाता है, क्या तुम उस जंगल में जाने की हिम्मत करोगे? क्या तुम रमेश की तस्वीरें उस कैमरे में देख पाओगे? या तुम भी उस यक्षिणी का अगला शिकार बन जाओगे? अंत में सिर्फ जंगल बचता है और उसकी एक हंसी जो कभी बंद नहीं होती।